वेलकम दोस्तों एज डिस्टेंस क्लासेस पर मैं जैसा और आज हम चाइल्ड पेडागोगी के सेक्शन से एक नए वीडियो के साथ जिसमें आज हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में समझेंगे। तो इसमें उन्होंने बुद्धि को कई प्रकारों में बांटा है। तो इन्होंने जो बुद्धि के प्रकारों में बांटे हैं उससे कैसे हम विद्यार्थी और शिक्षकों को उससे कोरिलेट करना है और इससे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी हम लोग जानेंगे। तो इसमें हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में देखना है कि गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने 7 तरह के बुद्धि को डिफ़ाइन किए थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि नहीं इसमें और कुछ ऐड किया जा सकता है। तो उसने इसमें 8वीं और 9वां 1998 और 2000 ईस्वी में क्रमशः उन्होंने दोनों एक नए बुद्धि को जोड़ा, जिसमें कुल मिलाकर के उन्होंने कुल 9 प्रकार के बहुबुद्धि के सिद्धांत को बताए हैं। तो इसको हम एक स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर दिए हैं, इसमें हम देखते हैं कि कैसे वे बताए हैं। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का विकास सबसे पहले 1983 ईस्वी में किए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकारकीय न होकर बहुकारकीय होता है। एक पथ न होकर के उसका अनेक पथ होते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं, या उसका बहुत से कारक होते हैं, उसमें एक कारक नहीं होते हैं। और इसमें मूलतः 7 तरह के बुद्धि का वर्णन किया। पुनः 1998 एवं 2000 में उन्होंने क्रमशः 8वां एवं 9वां बहुबुद्धि के सिद्धांत को उन्होंने जोड़े। तो स्ट्रक्चर वाइज हम पहले इधर समझते हैं, उसके बाद फिर हम इधर समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने भाषाई बुद्धि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने सबसे पहले बताए कि ये बुद्धि के अंतर्गत जिनके अंदर भाषा का बृहद ज्ञान और उसके अंदर शब्दों की शब्दावली बनाने की अंकों शब्दों के क्रम में कौन से अंक जुड़ना कौन से अंक घटना कौन से शब्द घटना, तो इसका उन्होंने विकास बताए। तो इसमें भाषाई बुद्धि में वाक्यों तथा शब्दों के बोध क्षमता, शब्दावली, शब्दों के कर्मों के बीच के संबंधों को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। जैसे लेखक हो गए, कवि हो गए, तो उनके अंदर एक शब्द का एक भंडार होता है, जिसके वे अपने भावों का प्रकटीकरण और संप्रेषण एक दूसरे के बीच अच्छे ढंग से करते हैं, ताकि वे जो दूसरे समझने वाले हैं वो आसानी से समझ सके। तो ये मूल रूप से लेखक में, साहित्यकार में, कवि में बुद्धि का एक विशेष भंडार पाया जाता है, इस बुद्धि का, भाषाई बुद्धि का, जिससे वे विभिन्न रचनाओं को अच्छे ढंग से प्रेषित करते हैं। और हम आगे देखते हैं दूसरा, तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि क्या है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि इसमें जो है सो एक रीजनिंग टाइप का जो है एक डेवलपमेंट होता है। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि तर्क लगाने की क्षमता, गणितीय समस्याओं को समाधान करने की क्षमता, अंकों के क्रम के पीछे छिपे संबंध को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होते हैं। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि तार्किक से तर्कीय गणितीय बुद्धि के बारे में ये जो भाषाई बुद्धि को अगर हम इसको याद कर ले तो ये हम समझना आसान हो जाती है, क्योंकि इसी में इसका विशेषता छिपा हुआ होता है। नाम में ही अधिकतर विशेषताएं छिपे होते हैं। तो तीसरा हम देखते हैं कि स्थानिक बुद्धि, स्थान संबंधी बुद्धि, स्पेटियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होगा कि स्थान, प्लेस के बारे में, प्लेस से संबंधित चित्रों, नक्शों इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है, उन विशेषताओं को इसमें देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि स्थानिक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। जैसे स्थान को मानचित्र द्वारा दिखाना, जैसे कोई भी स्थान को मानचित्र द्वारा हम दिखाते हैं। जैसे भारत को अगर बताना है तो भारत को हम मानचित्र के द्वारा हम ऐसे करके हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि में क्या होता है कि ये हमारे शरीर के मूवमेंट से रिलेशन होता है। इसका शरीर हमारा कैसे गति करता है, चलना, दौड़ना, खेलना कूदना, व्यायाम करना, योग करना। तो इसमें शारीरिक गतिविधि बॉडी
बॉडी कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इस तरह की बुद्धि मुख्य रूप से नर्तकों तथा खिलाड़ियों में अधिक होती है, जिन्हें अपने शरीर की गति पर पर्याप्त नियंत्रण रखना होता है। इसमें जैसे में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें हम बॉलिंग करते हैं, तो बॉल को एक सही दिशा में कैसे जाए, इसके लिए कैसे स्विंग करे ताकि बल्लेबाज को आउट करने में हमें सफलता मिल सके। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ये हाथ का मूवमेंट हो गया, फिर हम जब रन लेने के लिए दौड़ते हैं तो रन आउट से बचने के लिए हमारा मूवमेंट बहुत तेज़ गति से होता है। फिर तो इस तरीक़ा से जो है इसमें क्या होगा कि खिलाड़ियों में होता है। तो खिलाड़ियों में शरीर का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इसमें शरीर का नियंत्रण पर डिपेंड करता है कि आप खेल को कैसे खेलते हैं और कैसे जीतते हैं। तो इसमें शरीर का नियंत्रण बहुत ही मुख्य और अहम रोल अदा करता है। जैसे इसमें उदाहरण हो सकता है क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, न्यूरोसर्जन, शिल्पकार इत्यादि। अब हम आगे देखते हैं संगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या होगा कि इस तरह की बुद्धि में संगीत संबंधी निपुणता विकसित होती है। इसमें तारत्व, पिच तथा लय हमें संगीत से संबंधित है को सही ढंग से इसमें हम अपने आप को प्रमोट करते हैं और एडॉप्ट करते हैं। तो इसमें जैसे में संगीतकार, गीतकार इत्यादि। तो संगीतकार गीतकार का संबंध म्यूजिक से, लय से, ताल से, तो ये हमारा संगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बिल्कुल ये जो नाम में ही इसका विशेषता पूरी तरीके से छिपा हुआ है। इसे सिर्फ हमें प्रश्नों को समझ करके उससे ऑप्शन को पढ़ के अलग करने की ज़रूरत पड़ती है परीक्षाओं में। तो हम छठा देखते हैं कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की विशेषता क्या है? तो इस तरह की बुद्धि में अपने भावों एवं संवेगों में परिस्थिति अनुसार अपने भावों एवं संवेगों को नियंत्रित कर उपयुक्त व्यवहार में लाना या उपयुक्त व्यवहार करना। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि अपने अंदर के भावों को, संवेगों को समझ करके प्रकटीकरण करना हमारा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हम सातवां देखते हैं, इधर हम देख लिए 5 और इधर 4। तो सातवां देखेंगे व्यक्तिगत अन्य बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक इसे अंग्रेजी में पर्सनल अदर इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल। तो इसके समझने में क्या होगा कि व्यक्तिगत अन्य बुद्धि मतलब दूसरों के बुद्धि को बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो दूसरे के बुद्धि क्या होगा कि इस बुद्धि में दूसरे व्यक्ति के प्रेरणाओं, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को समझने की क्षमता तथा उनकी मनोदशाओं एवं चित्र प्रकृति को समझकर व्यवहार करने की क्षमता का विकास होता है। जैसे हम दूसरे के इच्छाओं को हम कैसे समझ सकते हैं, तो दूसरे के इच्छाओं को ये ज़्यादातर हम जो शिक्षक हैं वे बच्चों को समझ करके उसके व्यवहार में को कैसे लाएं, उसको यहाँ पर ज़्यादा जिक्र किया गया है। तो इसमें उदाहरण में हो सकता है शिक्षकों द्वारा इसमें व्यक्तिगत अन्य बुद्धि को समझा जाएगा कि ये दूसरे को कैसे समझ पाते हैं, दूसरे के इच्छाओं को, जैसे इस बच्चों के इच्छाओं को, बच्चे की ज़रूरतों को इसमें समझा जाता है। अब हम देखते हैं कि 8 में प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस में क्या होगा कि गार्डनर ने इसे 1998 में जोड़े, जिसका मतलब प्रकृति में मौजूद पैटर्न तथा समिति को सही पहचान करने की क्षमता से होता है। तो प्रकृति मतलब नेचर से संबंधित ये है। नेचर को हम समझ सकते हैं कि नेचर में मुख्यतः जिन लोगों की ज़रूरत पड़ती है उनका बुद्धि उसमें कितना अच्छा है और वे कैसे उसको अपने को वहाँ पे प्रमोट करते हैं। तो इसमें क्या है कि इस तरह की बुद्धि किसान हमेशा वह नेचर से जुड़े रहते हैं। जैसे उन खेती करना है, बागवानी करना है, तो वे हमेशा किसान ही करते हैं मुख्य रूप से। तो किसान हो गए। उसके बाद जैव विज्ञानी हैं जो जैविक चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो ये नेचर से रिलेटेड है। तो वनस्पति वैज्ञानिक हैं जो कि मुख्यतः पेड़ पौधों के बारे में और उनके अच्छे किस्म के बारे में बताते हैं। तो उनके अंदर ये बुद्धि अधिक देखी जाती है, प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। अब आखिरी है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि में क्या होगा कि इसके
एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ये मुख्य रूप से ये प्रकृतिवादी 1998 में जुड़ा और अस्तित्ववादी 2000 ईस्वी में उन्होंने जोड़े। तो इसमें उन्होंने मानव संसार में छिपे रहस्यों को, जिंदगी, मौत, मानव अनुभूति की आवश्यकताओं के बारे में प्रश्न पूछकर जानने की क्षमता से उन्होंने ज़्यादा उन पर गौर किए। जैसे में कि किसी का मौत हो गया, आकस्मिक मौत है, तो उनके किसी का रहस्यमय मौत हो गया, तो उनके बारे में हम जो भी जानते हैं या जो भी उसमें सम्मिलित होते हैं, तो वे अस्तित्ववादी बुद्धि उनके अंतर्गत विस्तृत रूप से देखे जाते हैं। यह बुद्धि मूल रूप से दार्शनिक चिंतकों में अधिक देखने को मिलती है। और हम तो इस तरीक़ा से हमने अभी 9 तरह के बहुबुद्धि के सिद्धांत को देखे जो हावर्ड गार्डनर ने दिए थे। और हम देखेंगे कि इससे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इससे हर एक एग्ज़ाम जो टीचर से संबंधित एग्ज़ाम है, जैसे सीटेट, टीटी हो गए, तो इसमें जैसे हाल ही फिलहाल जो जुलाई टीटी सीटेट का परीक्षा हुआ था, उसमें 6 to 8 में उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। उसको हम देखते हैं, यहाँ पर हमने उसको लिखा है। ये क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें विशेषताएं ये प्रश्न में ही है। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है, नैदानिक, थेरेप्यूटिक, प्रकृतिवादी, अंतराव्यक्तिक, इंटरपर्सनल। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये कहा गया है कि विशेषताओं, निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्ग किया जा सकता है। दूसरों की मनोदशा, दूसरे व्यक्ति के बारे में। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति के बारे में हमारा कहाँ पूछा गया था। दूसरे व्यक्ति के प्रेरणाओं के बारे में, ये व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में पूछा गया था या अंतर व्यक्तिक में पूछा गया था। तो हमारा अंतर व्यक्तिक यहाँ ये चौथा ऑप्शन ये हमारा सही लग रहा है। तो हम यहाँ देखें कि दूसरों की मनोदशा, दूसरे की स्वभाव को, प्रेरणा को ये कौन समझते हैं। तो उदाहरण में हमारे शिक्षकों के द्वारा समझा जाता है। तो ये दूसरों के प्रेरणाओं को, इच्छाओं को ये कोई भी समझ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक उदाहरण शिक्षक का दिए हैं और आप भी, हम भी, कोई भी आदमी हम समझ सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, तो और अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और फिर हम एक नए वीडियो के साथ आगे आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।